नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हमारा न्यू चैप्टर है मानसिक स्वास्थ्य। मेंटली हेल्थ हम कैसे रहते हैं, तो मेंटली हेल्थ के बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पर जो है मानसिक स्वास्थ्य की मैं बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने समायोजन टॉपिक जो है कंप्लीट करवा दिया है। तो यहाँ पर आज आपका टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य। आज 19वां नंबर का लेक्चर है यहाँ पर साइकोलॉजी का जो 19वां नंबर का लेक्चर है उसमें मानसिक स्वास्थ्य पढ़ाया जाएगा और अधिगम से संबंधित कुछ निर्योक्ताएँ होती हैं, मतलब कुछ बेकार होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद न्यू PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी जिसमें आपको बुद्धि चैप्टर और व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होंगी और उस चैप्टर के बाद आपका जो है पूरी साइकोलॉजी कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य। तो मैं बता देता हूं, जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है तो ये जो है एक विकार के रूप में माना जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, एक व्यक्ति में शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य की दशाएं होती हैं उन्हें ही उसके स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए तन और मन से सुखी होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब तन के साथ साथ मन से भी सुखी होना चाहिए। मतलब यहाँ पर पूरी तरह से शारीरिक रूप से और मानसिक दोनों रूप से व्यक्ति यदि स्वस्थ है तभी उसको स्वस्थ मानेंगे हम, वरना नहीं मानेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है या मानसिक रूप से? तो ध्यान रखना है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो स्वस्थ होता है वही असली स्वास्थ्य माना जाता है। शारीरिक रुग्णता का मतलब होता है रोग हो जाना। शारीरिक रुग्णता, शरीर में कोई रोग हो जाना, अधिक घातक नहीं होती, लेकिन मानसिक विकार यदि हो जाए किसी के तो वो बहुत घातक है। इसलिए व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। आपके शरीर में मान लो कोई बीमारी हो जाती है तो वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मानसिक विकार हो गए आप, मतलब पागल हो गए मान लो आप, तो उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा घातक है। पागल व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, शारीरिक दोष से ज़्यादा घातक होता है मानसिक दोष। अब मानसिक स्वास्थ्य के क्या क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। जैसे मैं बात करूं लाडेल की, तो यहाँ पर लाडेल की मैं बात करूं तो ये कहता है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है जो सामाजिक वातावरण के धरातल पर जीना पसंद करता है। मतलब अपने समाज के साथ मेल जोल से रह कर के जो है जीवन यापन जो पसंद करता है उसी व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। तो लाडेल की परिभाषा ध्यान रखनी है कि सामाजिक वातावरण के धरातल पर जीना पसंद करता है, मतलब अपने समाज के साथ मिल कर के जो रहता है वही मानसिक रूप से स्वस्थ है। ये परिभाषा बताई लाडेल ने। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ल्यूकन की। तो ल्यूकन ने क्या कहा कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है जो स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी रहने देता है और अपने बालकों को सुनागरिक बनाता है, अच्छे नागरिक बनाता है। सु का मतलब है यहाँ पर अच्छा, तो सुनागरिक का मतलब अच्छे नागरिक बनाता है एवं शेष बची ऊर्जा का उपयोग जन कल्याण के लिए करता है। तो बालकों को जो है अच्छे नागरिक बनाएगा और उनकी जो शेष बची ऊर्जा है उसको अच्छी चीज़ों में लगाएगा। तो यहाँ पर ल्यूकन की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। ल्यूकन ने कहा कि जियो और जीने दो का नारा दिया एक तरह से, मतलब खुद भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुख से रहने दो। तो अपने बालक को जो है सुनागरिक बनाओ, शेष बची ऊर्जा का उपयोग जन कल्याण के लिए लगाओ। ये बात कही ल्यूकन महोदय ने। तो यहाँ पर ध्यान रखना है लाडेल ने क्या कहा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और ल्यूकन ने क्या कहा। ल्यूकन ने तो बताया कि खुद भी अच्छी जो है सुख से रहो और दूसरों को भी सुख से रहने दो और अपने बच्चों को अच्छे नागरिक बनाओ और उनकी जो शेष ऊर्जा है उसको जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लगाओ। जबकि लाडेल कहता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ वो होता है जो सामाजिक वातावरण के धरातल पर जीना पसंद करता है। तो ये हो गई दोनों की, लाडेल और ल्यूकन की, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में परिभाषा। अब अन्य कुछ लक्षण जिनकी हम बात करते हैं, जैसे कि व्यक्ति नियमित दिनचर्या होनी चाहिए व्यक्ति की। तो रोज़ उसका अच्छी रूटीन होना चाहिए, नियमित दिनचर्या होनी चाहिए और सहयोगी भाव होना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, दूसरों की सहयोग करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मिलनसार का मतलब अपने साथियों से मिलजुल कर जो रहता हो, परिवार वालों से मिलजुल कर रहता हो, उच्च आकांक्षा स्तर रखता हो, मतलब उसकी बहुत ही अच्छी जो है इच्छाएँ हों अच्छी चीज़ों की, और कार्यों के प्रति उसमें उत्साह हो, कोई भी काम करे तो उत्साह के साथ करे, सकारात्मक पॉजिटिव उसकी सोच होए, दूसरों के प्रति उसका मधुर व्यवहार हो। ये नहीं कि दूसरों से घृणा कर रहा है, तो दूसरों के प्रति मधुर व्यवहार, उच्च निर्णय क्षमता, मतलब उसका जो डिसीजन हो वो अच्छा हो और नेतृत्व करने की क्षमता भी उसमें हो, लीडरशिप का भी गुण हो उसमें हो। तो ये जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर यही आपको लक्षण ध्यान रखने हैं स्वास्थ्य के लिए।
तो स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? जो दैनिक नियमित दिनचर्या रखता है, सहयोगी भाव होता है, मिलनसार होता है, उच्च आकांक्षा स्तर, कार्य के प्रति उत्साह, सकारात्मक सोच, दूसरों के प्रति मधुर व्यवहार, उच्च निर्णय क्षमता और नेतृत्व क्षमता का गुण भी उसमें होना चाहिए, वही व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। अब हम बात करते हैं शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब मानसिक स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उनकी हम बात करें तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पहला मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है पद का भय। कोई व्यक्ति जो है पद के डर की वजह से, मतलब कोई सोचता है कि मेरा पद चला जाएगा, मुझे नौकरी से निकाल देंगे, इस वजह से वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो किसी को पद का भय होता है, इस वजह से वो मानसिक रूप से स्वास्थ्य को खो देता है। या फिर कार्य का अधिभार, मतलब उस पर वर्कलोड ज़्यादा आ जाए, तो कार्य का अधिभार ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। या फिर वेतन विसंगति, मतलब अच्छी पगार ना मिले, अच्छी सैलरी उसको नहीं मिले, तो वेतन की वजह से वो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। तो वेतन विसंगति की वजह से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। निरंकुश प्रशासन, मतलब वहाँ का जो प्रशासन है उसका कोई कंट्रोल नहीं है किसी पर भी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। आपसी संघर्ष, तो आपस में जो है लोग संघर्ष कर रहे हों या आपस में परिवार में लड़ाई चल रही हो, तो आपसी संघर्ष की वजह से भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। शिक्षण सामग्री का अभाव, अब देखो जैसे पढ़ने वाला है तो उसके पास अच्छी सामग्री नहीं होंगी, पढ़ने की चीज़ें नहीं होंगी, किताब नहीं होंगी, तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। नैतिक मूल्यों में कमी, अच्छे मूल्य, मतलब नैतिक मूल्य का मतलब अच्छे आचरण उसके पास नहीं है और वहाँ पर दया भाव की भावनाएं नहीं है, तो नैतिक मूल्यों की कमी की वजह से वो क्या हो सकता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। सामाजिक असहयोग, समाज किसी के प्रति कोई सहयोग नहीं रख रहा है और समाज बिल्कुल असहयोगी है, तो सामाजिक रूप से जो है कोई किसी की सहायता नहीं करता है, तब भी व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। तो ये कुछ कारक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पद का भय, कार्य का अधिभार, वेतन विसंगति, निरंकुश प्रशासन, आपसी संघर्ष, शिक्षण सामग्री का अभाव, नैतिक मूल्यों में कमी और सामाजिक असहयोग। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इनमें से निम्न में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? पद का भय, या फिर कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जो है व्यक्ति कैसे खोता है? पद के भय की वजह से, कार्य के अधिभार की वजह से, वेतन विसंगति की वजह से, निरंकुश प्रशासन, आपसी संघर्ष, शिक्षण सामग्री का अभाव, नैतिक मूल्यों में कमी, सामाजिक असहयोग की वजह से मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो सकता है। अब हम बालक की बात करें तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन कौन सी चीज़ प्रभावित करती हैं, वो तो अभी मैंने बात करी थी वयस्कों की, लेकिन बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं? वंशक्रम, अब जैसे वंश में कोई जो है पहले कोई उनके परिवार में कोई जीन की वजह से ही पागलपन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वंशक्रम की वजह से वो जो है उनमें मानसिक रूप से अस्वस्थ वो हो रहे हैं। तो यहाँ पर वंशक्रम की वजह से हो सकता है, या फिर वातावरण के प्रभाव की वजह से भी, परिवार, समाज या विद्यालय में उनके साथ बर्ताव इस प्रकार का किया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, तो यहाँ पर वातावरण की वजह से भी वो मानसिक स्वास्थ्य को खो सकता है। परिवार का आर्थिक स्तर कमज़ोर है, गरीब हैं, सुख सुविधाओं की उपलब्धता नहीं है, तो पागल हो सकता है व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य को खो सकता है। मित्र मंडली, अब देखो बच्चे के साथ पढ़ने वाले जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में चला जाएगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा मित्र मंडली की वजह से। मित्र मंडली का मतलब जो साथ में ग्रुप में जो बच्चे रहते हैं उसको कहते हैं मित्र मंडली। शिक्षक का व्यवहार, उसको पढ़ाने वाला, बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, उसको बार बार जो है पागल कहता रहता है कि पढ़ता नहीं है, नालायक है वो है, तो उससे भी वो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। शिक्षण विधि, पढ़ाने का जो तरीका है मास्टर का या टीचर का वो अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से भी बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। विषय वस्तु की प्रकृति, अच्छा जो उसकी विषय वस्तु है, जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहा है, जैसे मान लो साइंस ले रखी है किसी ने और साइंस उससे चलाई नहीं जा रही, तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। तो विषय वस्तु की प्रकृति भी जो है इसको प्रभावित करती है। मूल्यांकन की प्रकृति, मान लो किसी बच्चे के 10 में से 1 नंबर ही आ रहा है, टीचर 1 नंबर दे रहा है और उसका मूल्यांकन खराब आ रहा है, और तो यहाँ पर जो है मानसिक रूप से स्वास्थ्य को खो सकता है। तो ये बच्चे के जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशक्रम, वातावरण, परिवार का आर्थिक स्तर, मित्रमंडली, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण विधि, विषय वस्तु की प्रकृति और मूल्यांकन की प्रकृति। तो ये साथियों आपका मानसिक स्वास्थ्य चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ अधिगम निर्योग्यता, मतलब अधिगम जो है उसमें कौन कौन सी निर्योग्यताएँ हैं, कमी हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ
समाज में कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य विकारों के कारण अधिगम करने के क्षेत्र में कमजोरी प्रदर्शित करते हैं। मतलब कुछ बच्चे जो है शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, वो किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाते, मतलब अधिगम नहीं कर पाते। तो अच्छी तरह से अधिगम नहीं कर पाएंगे वो, मतलब कमज़ोर अधिगम करेंगे। अधिगम का मतलब सीखना, तो अच्छी तरह से वो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या अन्य विकारों के कारण वो क्या है, यहाँ पर जो है उनके साथ दोष हुआ पड़ा है, मानसिक विकार या फिर शारीरिक विकार या फिर अन्य कोई विकार हो रहा है। इस वजह से वो बच्चे जो है अधिगम नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो इन समस्याओं वाले बालक जो हैं उनकी मैं बात करने वाला हूँ, उनके साथ कौन कौन सी जो है विकार हो सकते हैं उनके साथ। तो सबसे पहले मैं विकार की बात कर रहा हूँ, अफेज्या। तो अफेज्या, मान लो किसी बच्चे के ये विकार हो जाता है, तो इसमें क्या होगा कि जब एक बालक किसी मस्तिष्क क्षति के कारण भाषा संबंधित अधिगम, विशेषकर संप्रेषण में कमजोरी प्रदर्शित करता है, तो उसे हम अफेज्या कहते हैं। अब देखिए, अफेज्या का मतलब होता है, मान लो कोई बच्चा जो है कोई एक्सीडेंट की वजह से उसको मानसिक क्षति पहुंच जाए, मतलब उसके सिर में कोई चोट लग जाए, तो इस वजह से वो भाषा संबंधी, मतलब बोलने में उसको प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार के संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत या आपस में बोलना चालना, तो ये संप्रेषण होता है, मतलब अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरी की बातों को समझना। तो ये चीज़ें जब कमज़ोर हो जाती हैं तो ये अफेज्या बीमारी हो जाती है। तो ये विकार कब होता है बच्चों में, जब मानसिक क्या हो जाए, क्षति हो जाए, और इसकी वजह से क्या करता है बच्चा, भाषा संबंधी संप्रेषण नहीं कर पाता। तो ये हो गया आपका यहाँ पर अफेज्या। अगला है यहाँ पर एलेक्सिया। एलेक्सिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी पठन संबंधित विकार, पठन का मतलब पढ़ने से संबंधित, ठीक है। तो इस अधिगम असक्तता का मतलब होता है कमजोरी। तो इस अधिगम असक्तता के समय एक बालक ठीक प्रकार से पढ़ नहीं सकता। इस विकार को शब्द अंधता या पाठ्य अंधता भी हम कह देते हैं, या दृश्य अफेज्या कहते हैं, क्योंकि ये अफेज्या जैसा ही है, लेकिन इसमें बच्चे को क्या नहीं दिखते, शब्द नहीं दिखते हैं। जैसे मान लो ए लिख दिया, बे लिख दिया, से लिख दिया, तो ये बच्चों को ये शब्द नहीं दिखते हैं इसमें। तो इस वजह से इसको हम दृश्य अफेज्या कहते हैं, क्योंकि अफेज्या में क्या होता है, बच्चा भाषा संबंधी जो चीज़ें हैं उनको जो है पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। तो इस प्रकार इसमें दृश्य अफेज्या हो गया, मतलब देखने वाली चीज़ें जो है इसमें दिख नहीं रही हैं बच्चे को, मतलब शब्द अंधता भी इसको हम कह देते हैं, क्योंकि शब्द इसमें दिखते नहीं हैं। और पढ़ने संबंधी विकार होने के कारण इसको पाठ्य अंधता भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, शब्द अंधता, पाठ्य अंधता या दृश्य अफेज्या भी एलेक्सिया को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, बालक ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाता, इस वजह से इस बीमारी को एलेक्सिया हम कह देते हैं। अगली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डिसलेक्सिया। एलेक्सिया में तो कोई शब्दों को पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन डिसलेक्सिया की मैं बात करूँ तो इसमें बच्चा जो है शब्दों को पहचान नहीं पाएगा। जैसे ए, बे, से, इस प्रकार मैं लिख दूँ, या फिर मैं अलग तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है लकड़ी लिख दिया, तो लकड़ी को लड़की पढ़ेगा, मतलब उस शब्दों को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाएगा, लड़की कौन सा, लकड़ी कौन सा है, तो सभी को एक जैसे समझने लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया SAW सा, तो सा को बाज समझेगा, क्योंकि WAS दिख रहा है उसको, तो सा को बाज समझेगा। तो मतलब शब्दों की पहचान नहीं कर पाता इस बीमारी में, तो इस वजह से इसको हम डिसलेक्सिया कह देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। एलेक्सिया में क्या था, शब्दों को भूल रहा, मतलब देख नहीं पा रहा था, उसमें दिख नहीं रहे थे शब्द, लेकिन इसमें शब्द तो दिख रहे हैं डिसलेक्सिया में, लेकिन उनको वो पहचान नहीं पा रहा है, कौन सा सा है, कौन सा बाज है, कौन सा लड़की है, कौन सा लकड़ी है। तो इस वजह से डिसलेक्सिया ये भी पढ़ने संबंधित विकार है, लेकिन इसमें जो है बालक या छात्र जो है वर्ण या शब्दों को पहचान नहीं पाता है। अब अगली मैं बात करता हूँ एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया में क्या होता है, यह तंत्रिका तंत्र संबंधित या मांसपेशियों से संबंधित विकार है, मसल से रिलेटेड, जिसमें एक बालक सूक्ष्म गतिक कौशल से संबंधित अक्षमता प्रकट करता है, जिसमें बोलना, लिखना और पढ़ने संबंधित विकार इसमें होते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है, मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड है। इसमें न्यूरॉन जो है उसमें कोई कमी आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है जल्दी सीख नहीं पाएगा कोई चीज़ को, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगी, टाइम लगेगा सीखने में इन चीज़ों को। तो ये एप्रेक्सिया कहलाता है। अगली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिस्कोलेरिया। अब देखिए डिस्कोलेरिया में कोलेरिया शब्द आ रहा है, कोलेरिया से मतलब ध्यान रखना आपको कैलकुलेशन। तो कोलेरिया से याद रखना है यहाँ पर कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन का मतलब सभी को पता ही है, गणना करना। कैलकुलेशन मतलब गणना करना। मतलब डिस्कोलेरिया में डिस का मतलब होता है कोई कमी होना, और कैलकुलेरिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड। मतलब इस बीमारी में क्या होता है,
गणित से संबंधित जो विकार इसको हम कह सकते हैं गणितीय अधिगम विकार है, जिसमें एक बालक गणित में गणनाओं से संबंधित कठिनाई प्रदर्शित करता है। तो गणित की गणनाओं को आसानी से कर नहीं पाता है, उसको कठिनाई होती है कैलकुलेशन करने में। इस वजह से इस बीमारी को डिस्कलेरिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया, अब देखिए डिस्ग्राफिया क्या है। यह भी एक विकार है जिसमें बालक लिखने से संबंधित निर्योग्यता प्रकट करता है तथा स्वच्छ, सही एवं शीघ्रता से लिखने में कठिनाई पड़ता है। मतलब शब्दों को जल्दी जल्दी नहीं लिख पाएगा, जैसे हम लिख देते हैं डिस्ग्राफिया, इसमें बालक ऐसे नहीं लिख पाएगा इतनी तेज़ गति से। इसमें पहले डी लिखेगा, फिर से लिखेगा, बहुत धीमी गति से डी लिख दिया, फिर उसने से लिखा, डिस, फिर गे लिखा, फिर डंडा लगाएगा, नीचे मात्रा लगाएगा, ग्राफिया, इस प्रकार बहुत टाइम लगाएगा, बहुत धीरे धीरे लिखेगा। इसमें स्वच्छ और सही तरीके से भी नहीं लिख पाएगा, कहीं तो मात्रा भूल गया, कहीं कुछ भूल गया, इस प्रकार मतलब साफ तरीके से उसको नहीं लिख पाएगा। तो इस वजह से लिखने संबंधित यह विकार होता है डिस्ग्राफिया। ग्राफ का मतलब यहाँ संबंधित है लिखने से, मतलब वो अच्छी तरह से ग्राफ नहीं कर पाएगा, किसी चीज़ को लिख नहीं पाएगा। तो डिस्ग्राफिया, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। यह विकार हाथ, अंगुली, मांसपेशियाँ ठीक तरह से विकसित नहीं होने की स्थिति में, मतलब डिस्ग्राफिया में क्या होता है, इस बच्चे में जो है हाथ की अंगुलियां वगैरह मांसपेशी जो हैं वो ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाती, इस वजह से वो शब्दों को सही तरह से नहीं लिख पाता है। तो ये आपकी डिस्ग्राफिया होती है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होती है, यह एक प्रकार का गंभीर टेंशन होती है, बहुत ही जो है गंभीर तनाव होता है, जिसमें व्यक्ति हर समय कार्यों को लेकर तनावग्रस्त रहता है। वो सोचता रहता है कि ये कार्य होगा कि नहीं होगा, ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसको डिस्थीमिया कहते हैं। मतलब इसमें आदमी जो है या बच्चा जो है टेंशन में रहता है, हमेशा एक जो है टेंशन में रहेगा, गंभीर टेंशन में, कार्यों को लेकर के उसका तनाव जो है जारी रहता है इसमें, तो तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, तो डिस्थीमिया इसको हम कह देते हैं। अगला है यहाँ पर डिस्मोरिया। तो डिस्मोरिया में क्या होता है, इसमें बच्चा एक भ्रम में या वहम में रहता है, वहम या फिर भ्रम में चला जाता है, जिससे कि वो अंगों को लेकर चिंतित रहता है, कि वो सोचता है कि मेरे हाथ छोटे हैं, मेरी नाक लंबी है, मेरे कान तिरछे हैं, मतलब अपने शरीर में जो है वो सोचने लग जाएगा, कि अपने शरीर से संबंधित अंगों के बारे में सोचने लग जाएगा और चिंता करने लग जाएगा कि मेरी ये शरीर सही तरह से, ये अंग सही तरह से विकसित नहीं हुआ, वो अंग छोटे हैं, वो बड़े हैं, तो इसको हम डिस्मोरिया कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिस्मोरिया। अगला विकार है यहाँ पर बुलिमिया। बुलिमिया में क्या होता है, यह भोजन ग्रहण संबंधित विकार होता है। अब देखिए, बुल शब्द का मतलब होता है बैल, अंग्रेजी में बुल को क्या कहते हैं, बुल जो है BULL, बुल का मतलब होता है बैल। तो यहाँ पर इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, जैसे बैल जो है बहुत ज़्यादा चारा खाता है, तो उसी प्रकार इसमें क्या होता है, बालक जो है बहुत ज़्यादा भोजन करता है और भोजन करते करते जो है वो इतना खा लेता है कि बाद में वह भोजन को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है। मतलब वो खाना खाते समय वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा खाना खा लेगा, तो इसे हम बुलिमिया कह देते हैं। तो एक तरह से बैल की तरह वो खाता जाएगा। तो इस तरह आप इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। तो बुलिमिया में क्या होता है कि यह भोजन ग्रहण संबंधित विकार होता है, जिसमें एक बालक या व्यक्ति खाते समय अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाता है और अनियंत्रित रूप से भोजन ग्रहण करता रहता है, तो इसको हम बुलिमिया कह देते हैं। अब अगली आपकी डिजीज़ है यहाँ पर एरोनेक्सिया नर्वोसा। तो एरोनेक्सिया नर्वोसा क्या होती है, यह विशेष रूप से जो है बालिकाओं में पाया जाता है। तो जो बच्ची होती हैं बालिकाएं, और उन फीमेल्स में पाया जाता है। इसमें मोटापे के डर से भोजन कम खाएगा बच्चा और वो कमज़ोर होता जाएगा धीरे धीरे। इसमें क्या होता है, एरोनोक्सिया नर्वोसा, इसमें बालक ये सोचेगा कि मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। मतलब लड़कियों में होता है ज़्यादातर, ये बालिकाओं में। तो बालिकाएं क्या सोचती हैं, मैं ज़्यादा खाना खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, इस वजह से मोटापे की डर से वो कम खाना खाती हैं। तो इस वजह से उनमें बाद में धीरे धीरे शारीरिक कमजोरी आने लग जाती है। तो शारीरिक कमजोरी को ये रोग आमंत्रित करती है। तो ये एरोनोक्सिया नर्वोसा हो गया। तो ये मानसिक जो है निर्योग्यता से संबंधित विकार थे, अधिगम से रिलेटेड विकार थे। अब कुछ विकासात्मक विकारों की मैं बात करूंगा। मतलब किसी भी बालक का विकास कोई कारण से रुक जाता है, अवरोधित हो जाता है, तो वह मानसिक या शारीरिक प्रकार से विकास को रोक देता है। तो मतलब बच्चे में कोई विकार हो गया या फिर मानसिक बालक का विकास किसी तरह से रुक गया मानसिक या शारीरिक रूप से, तो वो विकासात्मक विकार होते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, बाह्य विकार और दूसरे होते हैं आंतरिक विकार। बाह्य विकार और आंतरिक विकार। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑटिज्म। ऑटिज्म जो होते हैं विकासात्मक विकार के नाम से जाने जाते हैं। ऑटिज्म नाम आ जाए तो ऑटिज्म इसको हम कहते हैं ऑटिज्म, ठीक है।
तो इसको कहते हैं हम ऑटिज्म, AUTISM। ऑटिज्म का मतलब होता है विकास से रिलेटेड कोई बीमारी या विकार हो जाता है डेवलपमेंट से रिलेटेड बच्चों में, तो उसको ऑटिज्म कहते हैं। इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जान देते हैं हम। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब कोई चीज़ की कमी होना, तो इसको हम स्वैलीनता भी कह देते हैं या फिर आत्म विमोह भी कह देते हैं, या स्वपरायणता, एक बहुत सारे नाम है इसके। स्वैलीनता, आत्म विमोह, स्वपरायणता, मतलब बच्चे का विकास इसमें रुक जाता है। साफ भाषा में इसको बताऊं तो इसमें क्या होता है, इसमें बालक जो है अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, तो इसको स्वैलीनता, आत्म विमोह, स्वपरायणता, ऑटिज्म के नाम से हम जानते हैं। तो यह एक आंतरिक विकासात्मक विकार है जिसमें बालक स्वयं में जीना पसंद करता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम, आत्म विमोह, तथा वो दूसरे लोगों से प्रभावित नहीं होता। मतलब वो सोचेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, खुद की जो है एकांत में या अलग तरह से जीने जो है इसमें पसंद करेगा बच्चा। तो ये बीमारी ध्यान रखनी है आपको, आंतरिक विकासात्मक विकार है। इसमें बालक स्वयं जीना पसंद करता है, लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता, अकेलेपन में स्वयं जो है खुद अलग से जीना पसंद करता है, दूसरे लोगों से इसमें प्रभावित वो नहीं होता है। इसकी जानकारी 20वीं सदी की नहीं थी। 20वीं सदी तक ये स्वैलीनता या ऑटिज्म के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा जागृति इसमें आ चुकी है। तो ऑटिज्म ध्यान रखना है, इसमें स्वयं में वो जीना पसंद करता है, इस वजह से इसको स्वैलीनता भी या आत्म विमोह भी हम कह देते हैं। लियो कैनर की बात करूं तो लियो कैनर ने क्या बताया इसके बारे में कि इसने सबसे पहले इस विकार को पहचानने का कार्य किया। तो ऑटिज्म या फिर स्वैलीनता को लियो कैनर ने सबसे पहले पता लगाया। तो लियो कैनर के द्वारा 21वीं सदी में इस विकार का सबसे पहले पता लगाया गया। 20वीं सदी में इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 2007 से 2 अप्रैल को जो है इसके लिए विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। तो 2007 से लगातार 2 अप्रैल से जो है 2 अप्रैल 2007 को सबसे पहली बार जो है ऑटिज्म दिवस मनाया गया था। तो 2 अप्रैल 2007 से लगातार अब तक भी ये ऑटिज्म दिवस मनाया जा रहा है। इसमें बच्चा जो है खुद में ही जीना पसंद करता है, अकेलेपन में स्वयं से ही, दूसरे लोगों से उसका कोई मतलब नहीं होता है। ऑटिज्म में स्वैलीनता के कुछ लक्षण होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे बालक आत्मघाती बालक हो सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, जो स्वयं को भी नुकसान पहुँचाने से भी नहीं डरते हैं तथा किसी भी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते। तो इनके कुछ लक्षणों की मैं बात करता हूँ। ये बालक ऑटिज्म या स्वैलीनता के जो बालक होते हैं जिनमें ये बीमारी होती है, वो किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, आत्मघाती हो सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के यहाँ पर विकार हो सकते हैं उनमें, स्वैलीनता वाले बच्चों में। संप्रेषण से रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब आपस में बातचीत नहीं करे, किसी से चुप रहे, किसी को कोई जवाब नहीं दे, कोई कुछ बोले तो उनसे बातें नहीं करे, तो ये संप्रेषण से रिलेटेड। सामाजिक विकार का मतलब अकेले रहे, समाज से कोई मतलब नहीं हो, आसपास के लोगों से बात नहीं करे, वो सामाजिक विकार। व्यवहार का मतलब यहाँ पर एक ही चीज़ को बार बार दोहराए, एक ही तरह का व्यवहार करे, तो ये परंपरागत हो सकता है, रूढ़िवादी में हो सकता है। तो संप्रेषण विकार का मतलब ये भी ऑटिज्म के 3 प्रकार चल रहे हैं यहाँ पर, संप्रेषण विकार, सामाजिक विकार और व्यवहार। तो संप्रेषण में क्या होता है, प्रतिक्रिया नहीं देना, किसी को कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, कोई बोल रहा है तो उससे बोलना नहीं, किसी को जवाब नहीं देना, कम बोलना, इशारों से समझना, हकलाना, हकला के बोलना। तो ये संप्रेषण से रिलेटेड विकार होंगे। किसी से बातचीत नहीं पसंद करेगा, किसी को कोई प्रक्रिया देना पसंद नहीं करेगा, इस वजह से इसको हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का मतलब एक तरह से बातचीत करना या फिर एक दूसरे से कोई बातों का आदान प्रदान नहीं करें। सामाजिक विकार, सामाजिकता से अप्रभावित रहे, मित्रता से परे रहे, मतलब समाज से लेन देन नहीं होगा उनका, कोई भी बच्चे का, मतलब सामाजिक चीज़ों से दूर रहेगा, मित्रता से भी दूर रहेगा, अकेला खेलना पसंद करेगा, किसी के भी पास जा सकता है, वो चला जा सकता है, कोई बैठा है तो उसके पास जा कर के बैठ गया, तो इस प्रकार वो किसी के पास जा कर के चला जा सकता है। परंपरागत हो सकता है, व्यवहार का मतलब यहाँ पर ये परंपरागत हो सकता है, बार बार एक ही तरह का व्यवहार ये बच्चा कर सकता है। तो संप्रेषण विकार, सामाजिक विकार और व्यवहार, ये 3 प्रकार के ऑटिज्म के प्रकार हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, कपड़े, भोजन, खिलौने आदि को सूंघ सकता है, चाटने लग जाएगा, कपड़ों को, भोजन को, खिलौनों को। तो ये अलग तरह से व्यवहार करते हैं बच्चे ऑटिज्म वाले, कपड़ों, भोजन और खिलौनों को सूंघ सकते हैं, चाटने लग सकते हैं। किसी भी खिलौने, खेल या मित्र से प्रभावित नहीं होते, ना तो किसी दोस्त को जानते हैं, ना ही कोई खिलौने से इनका मतलब नहीं होता है, कोई दोस्ती को नहीं जानते, मतलब ये अलग तरह का व्यवहार होता है ऑटिज्म बीमारी वाले बच्चों का। स्वैलीनता के प्रकारों में जैसे कि वो तो 3 विकार थे, उसके 3 तरह के विकार होते हैं ऑटिज्म में, जो मैंने अभी बताया आपको। अब प्रकारों की मैं बात करूं, स्वैलीनता के प्रकार यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लासिकल की बात करूँगा।
क्लासिकल या संप्रेषण संबंधित, एस परगर के अनुसार या सामाजिक व्यवहार, और एक परेसिव। तो 3 प्रकार के हो सकते हैं, एस परगर, परेसिव। क्लासिकल या संप्रेषण, एस परगर सामाजिक व्यवहार और परेसिव। तो 3 प्रकार की स्वैलीनता के विकार हो सकते हैं। ऑटिज्म जो है 3 वर्ष की आयु से पहले इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, लेकिन प्रभाव जो है 3 वर्ष बाद दिखाई देता है। मतलब 3 साल की आयु से पहले इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, और जो है 3 साल बाद ही इसके जो है प्रभाव या फिर इसके जो दुष्प्रभाव वो दिखाई देने लगते हैं। तो 3 साल की आयु से पहले जो है लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे, और 3 साल के बाद इसके प्रभाव जो है दिखाई देने लग जाते हैं। तो स्वैलीनता के प्रकार क्लासिकल, एस्पर्गर, परेसिव। तो साथियों, ये आपकी अधिगम से रिलेटेड जो निरयोग्यताएँ थी उनकी मैंने बात कर ली। मानसिक स्वास्थ्य आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा बुद्धि, इंटेलिजेंस। यहाँ पर साइकोलॉजी का अब जो है एंड होने वाला है, 1-2 दिन बाद में आपका एंड होने वाला है। तो आप जो है रेगुलर वीडियोज़ को देखें, नोट्स को जो है साथ में पढ़ते रहें, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, कोई जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले आएँ और उससे लगातार लगाते रहें, तो आप आराम से 5-7 दिन के अंदर पूरी साइकोलॉजी को पढ़ सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।